हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउस में, जो कि लिखा फरीदा मैकफेडन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 44। तो चलिए शुरू करते हैं। नीना, तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है नीना? मैं डॉक्टर हिवेट के इस सवाल पर नजर उठाती हूँ। मैं पिछले 4 महीनों से हफ्ते में 2 बार इन सेशंस में आ रही हूँ। जब से मुझे क्लियर व्यू से डिस्चार्ज किया गया था, डॉक्टर हिवेट मेरी पहली पसंद नहीं होते। सबसे पहले तो मैं किसी थेरेपिस्ट फीमेल को चुनती, और किसी कम उम्र को, यानी जो मुकम्मल तौर पर सफेद बालों वाला ना हो। लेकिन एंडी की माँ ने डॉक्टर जॉन हिवेट को हाईली रिकमेंड किया था, और मैं इनकार करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, खास तौर पर जबकि एंडी ने मेरी सारी साइकाइट्रिक केयर के लिए काफी पैसे खर्च किए हैं। बहरहाल डॉक्टर हिवेट बहुत अच्छे साबित होते हैं। वो मुझसे कुछ मुश्किल सवालात करते हैं, जैसे अभी हम इस फैक्ट पर बात कर रहे हैं कि मैं घर वापस आने के बाद से एटिक के करीब भी नहीं गई। मैं इनके लेदर के सोफे पर थोड़ा सा सरकती हूँ। एक ऑफिस की महंगी सजावट मेरे थेरेपिस्ट की बड़ी कामयाबी की गवाही देता है। मुझे नहीं मालूम कि मुझे किस चीज़ से डर लगता है, यही मसला है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि एटिक में कोई डंजन है? डंजन नहीं, लेकिन मेरे इन तमाम दावों के बाद कि मेरे साथ हमारे घर में क्या कुछ किया गया, एक पुलिस ऑफिसर को एटिक की जांच के लिए भेजा गया था। इसे वहाँ एक कमरा मिला और इसने तस्दीक की कि वो सिर्फ एक स्टोर रूम था जो बस डब्बों और कागजात से भरा हुआ था। ये सब एक वहम था। मेरे दिमाग में कुछ केमिकल गलत तरीके से काम कर रहे थे, और मैंने तस्वुर कर लिया था कि एंडी मुझे कैद में रख रहा है। मेरा मतलब है महज इस वजह से कि मैं हेयर ड्रेसर के अपॉइंटमेंट पर नहीं जा सकी, वो मुझसे मेरे बाल नचवाकर इन्हें एक लिफाफे में रखने को कहे। ये सोच भी सरासर पागलपन लगती है अगर अब मुड़कर देखूं। लेकिन इस वक्त ये सब बिल्कुल रियल महसूस हो रहा था, और तब से मैं बहुत मोहतात रही हूँ कि घर वापस आने के बाद अपने बालों को बाकायदगी से रंगती रहूं एहतियातन। एंडी ने एटिक की सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद रखा हुआ है। जहाँ तक मुझे मालूम है, इसने मेरे वापस आने के बाद से इसे नहीं खोला। मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए वहाँ जाना थेरेप्यूटिक होगा, डॉक्टर हिवेट कहते हैं। इनकी घनी सफ़ेद भवें फिक्रमंदी से जुड़ जाती हैं। इस तरह वो जगह तुम पर किसी किस्म का असर नहीं डाल सकेगी। तुम खुद देख सकोगी कि वो बस एक स्टोर रूम है। शायद, मैं कहती हूँ। एंडी भी मुझे बार बार कह रहा है कि मैं वहाँ जाकर देखूं। बस खुद जाकर देखो, वहाँ डरने की कोई बात नहीं है। मुझसे वादा करो कि तुम कोशिश करोगी नीना, वो कहते हैं। मैं कोशिश करूंगी, शायद देखा जाएगा। डॉक्टर हिवेट मुझे वेटिंग एरिया तक छोड़ने आते हैं, जहां एंडी एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा अपने फोन पर कुछ पढ़ रहा है। जैसे ही वो मुझे देखता है, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है। इसने अपने शेड्यूल को मुकम्मल तौर पर बदल लिया है ताकि वो मुझे हर एक सेशन पर ले जा सके। मुझे नहीं मालूम कि वो अब भी मुझसे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है, जबकि मैंने इस पर इतने संगीन इल्जामात लगाए। लेकिन हम एक साथ मिलकर सेहतयाब होने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इंतजार करता है कि हम इसकी BMW में बैठ जाएं। फिर वो पूछता है, सेशन कैसा रहा? वो कहता है कि मुझे एटिक के कमरे में जाना चाहिए, और मैं खामोशी से खिड़की के बाहर तेजी से बदलते मनाजिर को देखती हूँ और निकलती हूँ। मैं इस बारे में सोच रही हूँ। एंडी अपना सर हिलाने लगता है। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा आइडिया है। जब तुम ऊपर जाओगी तो तुम्हें एहसास होगा कि ये सब सिर्फ एक वहम था। ये किसी रेवलेशन जैसा लम्हा होगा, समझ रही हो? या फिर मैं मुकम्मल तौर पर दोबारा टूट सकती हूँ और सिसिलिया को मारने की कोशिश कर सकती हूँ। जाहिर है ये करना अब मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे फिलहाल इसके साथ अकेले रहने की इजाजत नहीं है। या तो एंडी या इसकी माँ हर वक्त मेरे आसपास मौजूद रहते हैं। ये मेरे घर वापस आने की शराइत में से एक थी। मुझे नहीं मालूम कि मुझे अपनी ही बेटी के साथ रहने के लिए कब तक निगरानी में रखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करता। सीसी फर्श पर बैठी एवलिन के खरीदे हुए एजुकेशनल गेम्स में से एक से खेल रही है। जैसे ही मेरी बेटी हमें अंदर आते देखती है, वो अपना खेल छोड़कर मेरी तरफ लपकती है और पूरी ताकत से मुझसे टकरा जाती है, यहाँ तक कि इसका छोटा सा जिस्म मेरे बाएं पैर से जा लगता है। वो तकरीबन मुझे गिरा ही देती है। इस हकीकत के बावजूद कि मुझे इसके साथ अकेले रहने की इजाजत नहीं, सीसी मेरे घर वापस आने के बाद से मुझसे बेहद चिमटी हुई है। मामा उठाओ, वो अपने नन्हे हाथ मेरी तरफ उठाती है जब तक कि मैं इसे गोद में ना ले लूं। इसने एक झालरदार सफेद फ्रॉक पहन रखी है, जो एक छोटी बच्ची के लिए जो सिर्फ लिविंग रूम में खेल रही है, जो कुछ ज्यादा ही रस्मी लग रहा है। यकीनन ये एवलिन ने ही इसे पहनाया होगा। मामा घर आ गई। एवलिन सीसी की तरह फौरन खड़ी नहीं होती। वो आहिस्ता आहिस्ता सोफे से उठती है और अपने बेदाग सफेद पतलून पर हाथ फिरती है। मैंने पहले कभी गौर नहीं किया था कि एवलिन कितनी बार सफेद लिबास पहनती है, जो हमेशा एंडी का मुझ पर पसंदीदा रंग रहा है। मगर सफ़ेद रंग इस पर जचता है। इसके बालों को देखकर लगता है कि वो कभी ब्लॉन्ड रहे होंगे, मगर अब वो सुनहरे और सफ़ेद के बीच की किसी नहज पर हैं। इसके बाल इसकी उम्र के लिहाज से हैरान कुन हद तक घने और सेहतमंद लगते हैं। एवलिन मजमूई तौर पर गैर मामूली हद तक जवान है और बेऐब दिखती है। मैंने इसे कभी किसी स्वेटर पर एक ढीला धागा तक लगे नहीं देखा।
سیسی کا خیال رکھنے کا شکریہ ماں، اینڈی کہتا ہے۔ بالکل، ایولین نرمی سے جواب دیتی ہے۔ آج وہ بہت تمیزدار تھی لیکن اس کی نظریں اوپر چھت کی طرف اٹھتی ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم نے اوپر بیڈ روم کی بتیاں جلتی چھوڑ دی تھیں۔ کتنی بری بات ہے، اتنی بجلی ضائع ہو رہی ہے۔ ایولین اینڈی کو ایک ناپسندیدہ نظر سے گھورتی ہے اور اینڈی کا پورا چہرہ شرم سے سرخ ہو جاتا ہے۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ ایولین کی منظوری کے لیے کس قدر بےتاب رہتا ہے۔ یہ میری غلطی تھی، میں فوراً بول اٹھتی ہوں۔ مجھے یقین نہیں کہ واقعی میری ہی غلطی تھی، مگر کیا فرق پڑتا ہے جب ایولین پہلے ہی مجھ سے ناپسندیدگی رکھتی ہے تو بہتر ہے کہ میں ہی الزام لے لوں۔ میں نے ہی بتی جلتی چھوڑ دی تھی۔ ایولین ہلکی سی کی آواز نکالتی ہے جیسے وہ مجھ پر مایوس ہو۔ نینا، بجلی پیدا کرنے میں ہمارے پلانٹس کی بے شمار ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں، تمہیں کسی بھی کمرے سے نکلتے وقت بتی بند کرنا یاد رکھنا چاہیے۔ بالکل، میں ضرور دھیان رکھوں گی، میں یقین دہانی کراتی ہوں۔ ایولین مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے اسے یقین نہ ہو کہ میں واقعی اپنا وعدہ نبھاؤں گی، مگر اب وہ کر بھی کیا سکتی ہے۔ وہ پہلے ہی اپنے بیٹے کو مجھ سے شادی کرنے سے نہیں روک سکی، اور شاید جو کچھ بھی میں نے کیا تھا اس کے بعد وہ واقعی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ہم کھانے کے لیے رکے تھے ماں، اینڈی کہتا ہے۔ ہم نے اضافی کھانا لیا ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہو گی؟ میں سکون کا سانس لیتی ہوں جب ایولین نفی میں سر ہلا دیتی ہے۔ وہ ایک ناخوشگوار ڈنر گیسٹ ہے، اور اگر وہ کھانے کے لیے رک جاتی تو یہ یقینی تھا کہ وہ ہمارے ڈائننگ ایریا، برتنوں کی صفائی اور خود کھانے پر تنقید کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کی ضمانت ہوتی۔ نہیں، مجھے چلنا چاہیے، وہ کہتی ہے۔ تمہارے والد میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اینڈی کے سامنے لمحے بھر کے لیے رکتی ہے۔ ایک پل کے لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اس کے گال پر کس دے گی، جو میں نے اسے پہلے کبھی کرتے نہیں دیکھا، مگر اس کے بجائے وہ آگے بڑھ کر اس کا کالر درست کرتی ہے، اس کی قمیض کو ہموار کرتی ہے، پھر وہ سر کو ایک طرف جھکاتے ہوئے اینڈی کو بغور دیکھتی ہے جیسے کوئی چیز پرکھ رہی ہو، پھر مطمئن ہو کر سر ہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ ایولین کے جانے کے بعد ہم تینوں مل کر ایک خوشگوار ڈنر انجوائے کرتے ہیں۔ سیسلی اپنی ہائی چیئر میں بیٹھی نوڈلز کو انگلیوں سے کھاتی ہے۔ کھانے کے بیچ میں کسی طرح ایک نوڈل اس کے فور ہیڈ پر جا لگتا ہے اور باقی ڈنر کے دوران وہی چپکا رہتا ہے۔ مگر جیسے جیسے میں کھانے کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتی ہوں، میرے دل میں کچھ نہ کچھ بے چینی سی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ میرا دماغ بار بار ڈاکٹر ہیوٹ کی باتوں کی طرف جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایٹک میں جانا چاہیے، اینڈی بھی یہی چاہتا ہے، شاید وہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو جب میں رات کو سیسیلیا کو سلا چکی ہوتی ہوں اور اینڈی دوبارہ اس کا ذکر کرتا ہے، میں ہاں کہہ دیتی ہوں۔